सर्वनाम का अगला भेद लिखिए आप। अगला भेद कौन सा है इसका? अगला भेद है इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको शब्द से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि अनिश्चयवाचक यानी कि किसी अनिश्चित वस्तु का यहां पर बोध कराया जाता हो, वहां पर क्या होगा? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आपको शब्द बताए थे। कौन कौन से शब्द आते थे इसमें? एक तो आता था इसमें कोई, और एक आता था इसमें कुछ। क्या आता था? एक आता था इसमें कोई, और एक आता था इसमें दूसरे नंबर का ये कुछ। इसके बाद इसकी परिभाषा क्या होगी? जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसकी परिभाषा क्या होती है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो वे शब्द जो वे शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु व्यक्ति या स्थान का बोध कराए, या स्थान का बोध कराए। वे शब्द क्या होंगे? सब वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जैसे बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। तो बाहर कोई आया है क्या निश्चित है कि लड़का है या लड़की है, कि इंसान है या जानवर है? बस इतना पता है कि बाहर कोई आया है। तो बात कैसी हो रही है? बात हो रही है अनिश्चित, यानी कि आया तो है पर उसका पता नहीं है कि है कौन। बात क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल, मुझे कुछ दे दो। मुझे कुछ दे दो। तो मुझे कुछ दे दो यानी कि पता है कि वो क्या मांग रहा है? बिल्कुल नहीं। भाई नमक दे दो, मुझे दाल दे दो, मुझे प्यार दे दो, क्या पता है क्या मांग रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो बात कैसी हो गई? अनिश्चित बात हो गई। अब यहां पर आपको एक नोट बनाकर क्या लिखना है? जो आपका शब्द होता है क्यों, जो आपका शब्द होता है कोई, इसका प्रयोग सदैव सजीव के लिए किया जाता है। यानी कि किसके लिए? सजीव के लिए। और जो होता है आपका ये कुछ, इस कुछ का प्रयोग हमेशा निर्जीव के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निर्जीव के लिए यहां पर किया जाता है। जैसे बाहर गेट पर कोई आया है, तो किसी ना किसी सजीव की बात चल रही है। सजीव की, भाई इंसान आया है, कुत्ता आया है, बिल्ली आई है, गधा आया है, लड़का आया है, लड़की आई है, तो कैसे हैं? ये सजीव है। मुझे कुछ दे दो, तो यानी कि कुछ दे दो। मुझे पेन दे दीजिए, तो पेन क्या है? पेन है निर्जीव। मुझे खाना दे दो, तो खाना क्या है? निर्जीव है। तो बात समझ में आई? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराएं, वे सभी शब्द क्या होंगे? आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दो शब्द कौन से हैं? एक तो है आपका ये कुछ, और एक है ये कोई। जो कोई शब्द है वो सजीव के लिए प्रयोग होता है, जो कुछ शब्द है वो निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। बात क्लियर?
इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल है, आप इनका उत्तर बताइए। जैसे बाहर गेट पर कोई खड़ा है, बाहर गेट पर कोई, बाहर गेट पर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा है या निश्चित है? आप कहेंगे जी नहीं, बाहर खड़ा तो है कोई, पर यह निश्चित नहीं है कि खड़ा कौन है, लड़का है, लड़की है, जानवर है, कौन है। इसके बाद यहां पर अगला एग्जाम्पल है, कोई गा रहा है, तो कौन गा रहा है? कोई ना कोई सजीव ही गा रहा होगा, कोई आदमी, कोई औरत, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई तो गा रहा है, पर गाने वाला क्या है? सजीव। तो कोई का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हमेशा सजीव के लिए करते हैं। और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं। स्वाद में कुछ कमी है, तो कुछ का मतलब क्या होता है? निर्जीव के लिए। किसकी कमी है? नमक की कमी है या फिर मिर्च की कमी है। और नमक और मिर्च क्या होते हैं आपके? सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं? आप कहेंगे नमक और मिर्च होते हैं भैया निर्जीव। तो भैया कुछ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कुछ का प्रयोग आपका निर्जीव के लिए और कोई का प्रयोग किया जाता है आपका सजीव के लिए। किसके लिए? सजीव के लिए। और दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों आपका किसके? ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर? इसके बाद मैं कुछ लाया हूं, तो मैं कुछ लाया हूं, लाया तो है पर अनिश्चित है कि वो लाया क्या है। भाई कुछ तो लाया है, यानी कि बात सजीव के लिए हो रही है यहाँ पे या निर्जीव के लिए? आप कहेंगे निर्जीव के लिए, और अनिश्चित बात है। दरवाजे पर कुछ आया है, दरवाजे पर कुछ आया है, भैया पार्सल आया है। ठीक, इसके बाद और दरवाजे पर कोई आया है, यानी कि कोई ना कोई सजीव आया है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। इसके बाद अगला जो इसका भेद है वो लिखिए आप, वो लिखिए प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसका भी आपको इसकी परिभाषा बताने की जरूरत है। आप कहेंगे जी बता दीजिए। वैसे तो हमें इसकी परिभाषा इसके नाम से ही स्पष्ट हो गई, यानी कि वे शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? आपके सभी शब्द आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन से मैंने आपको शब्द बताए थे? एक तो बताया था मैंने आपको कौन, और एक बताया था मैंने आपको क्या। कौन और दूसरे नंबर बताया था मैंने आपको इसमें क्या। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी वे शब्द जो जो प्रश्न पूछने में सहायक होते हैं, यानी कि वे शब्द जो प्रश्न पूछने में सहायक होते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं आपके? वे सभी शब्द आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारे कहलाते हैं। जैसे मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, यह किसका रुमाल है? यह किसका रुमाल है? तो यहां पर क्या किया जा रहा है? यहां पर भैया ये प्रश्न किया जा रहा है। पहचान हो जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन है, बताइए। बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है? यानी कि यहां पर क्या पूछ रहा है वो? यहां पर वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है। यह काम कैसे हुआ? यानी कि यह काम कैसे हुआ। इसकी एक पहचान है। इसके बाद में आपको ये लगा मिलता है। इसके बाद आप खाने में क्या लेंगे? यानी कि खाने में क्या लेंगे?
इसके बाद यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है। इसके बाद यह किसका पेन है, यह किसका पेन है। इसके बाद इसका अगला भेद देखिए आप, इसका अगला भेद कौन सा होता है, अगला भेद होता है इसका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं आपके जो और सो। कौन कौन से, जो और सो शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इसकी परिभाषा क्या है, वे शब्द जो दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। वे शब्द जो दो उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं आपका, वे सभी शब्द आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। बात क्लियर। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, आप कहेंगे जो और सो आ रहा है, और दो उपवाक्यों को जोड़ने की जिस सर्वनाम में भी बात की जाए वो सर्वनाम क्या कहलाता है, आपका संबंधवाचक सर्वनाम ये आपका कहलाता है। क्लियर। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या होंगे इसके संबंधवाचक सर्वनाम के। इसके एग्जाम्पल होंगे आपका जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जीता वही सिकंदर, जैसा देश वैसा भेष, जितनी मेहनत उतनी सफलता, जितनी मेहनत उतनी सफलता। अब तक मैंने आपको सर्वनाम के यहाँ पर 4 भेद कराए, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और चौथे नंबर का था हमारा ये संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद जो 5वें नंबर का सर्वनाम का भेद है वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। वो क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम। बात क्लियर। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैंने आपको सर्वनाम की 11 मूल शब्द बताए थे, उसमें से निजवाचक सर्वनाम के हिस्से में कौन सा शब्द आता था, आप कहेंगे इसमें आता था आप। क्या आता था, इसमें आता था आप। क्लियर। इसके बाद इसकी परिभाषा क्या होगी, वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं खुद अपने आप आदि शब्दों का बोध कराते हैं। यानी कि इसके लिए आप क्या शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रख सकते हैं, यानी कि जहां पर भी कार्य को ऐसे बोला जाए, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, यह काम मैं स्वयं कर लूंगी, मैं खाना स्वयं बना लूंगा, मैं वहां पर स्वयं आ जाऊंगा, मैं वहां पर स्वयं चला जाऊंगा, वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो स्वयं की बात आई, जहां पर भी स्वयं कार्य को करने के लिए बोला जाए वहां पर क्या होगा, हमेशा निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं खाना बनाता हूं, यानी कि मैं स्वयं खाना बना लूंगा, मैं खुद आ जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा, मैं स्वयं तुम्हें मना लूंगा, मैं खुद तुम्हें मना लूंगा, मैं स्वयं अपने घर वालों को मना लूंगी। क्लियर। ऐसे होता है ना। तो वहां पर कौन सा वो होगा, वहां पर होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, आपका निजवाचक सर्वनाम वहां पर होगा। क्लियर। इसके बाद अगला जो सर्वनाम का भेद है वो है हमारा 6ठे नंबर का
वो पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम। अब तक सर्वनाम के जितने भी भेद हमने पढ़े, क्या उसमें किसी प्रकार की किसी भी मेरे भाई को कोई भी दिक्कत या परेशानी हुई? आप कहेंगे जी नहीं हुई। भाई निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित वस्तु का बोध, यह वह से पहचान कर लेते हैं। और यदि निश्चयवाचक में भी आपका सार्वनामिक विशेषण कभी आ जाए तो कैसे पहचान करेंगे हम? यदि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो और निश्चित वस्तु का बोध कराया जाए तो वहां पर सर्वनाम क्या होगा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो और निश्चित वस्तु का बोध कराया जाए तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और यदि कभी भी किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा? यदि कभी किसी अनिश्चित वस्तु का बोध कराया जाए, क्या क्या था इसमें? एक तो कौन था, एक तो कोई था, और दूसरे नंबर का था इसमें ये कुछ। और इसके बाद अगला आया हमारा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हमसे पूछा जाए, जैसे कि कौन खड़ा है, जैसे कि क्या लाए हो, कौन क्या इसके शब्द होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिसमें दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निज का मतलब होता है स्वयं, यानी कि जहां पर कार्य को स्वयं करने की बात की जाए वहां पर क्या होता है? आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद जो छठे नंबर का भेद है वो है हमारा ये पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको 11 सर्वनामों की संख्या बताई थी, तो उसमें से इसके अंतर्गत आने वाले सर्वनाम कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत आते हैं आपका, एक तो मैं आता है और एक आता है हम। मैं और हम ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई? इसके बाद जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। भाई पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? भैया इसके अंदर भी भेद होते हैं, बिल्कुल इसके भेद होते हैं हमारे 3। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है इसमें उत्तम पुरुषवाचक। सबसे पहला कौन सा होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक। जो दूसरा भेद होता है वो क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक। और जो तीसरे नंबर का इसका भेद होता है वो क्या होता है? वो होता है अन्य पुरुषवाचक। क्या होता है वो? अन्य पुरुषवाचक। अब भैया ये क्या बवाल है? ये बवाल है कुछ ऐसा, जब हम बात करते हैं तो हम कितने व्यक्ति होते हैं? हम 3 होते हैं। एक तो उत्तम होता है। उत्तम को क्या बोला जाता है? उत्तम होता है हमेशा कौन? बोलने वाला, यानी कि वक्ता। अब वक्ता कौन होता है? हमेशा उत्तम पुरुषवाचक होता है जो बोलने वाला होता है। इसके बाद इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? इसके अंतर्गत एक तो मैं आता है और इसके अंतर्गत एक हम आता है, और प्लस मैं और हम में हम कारक विभक्ति लगाकर जितने भी शब्द बना सकते हैं वो सभी शब्द यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप कहेंगे भैया कारक विभक्ति लगाकर जैसे कि मैं का मेरा, मेरी, ऐसे शब्द। हम का क्या हो जाएगा? हमारा, हमने, हमको। इस प्रकार के जितने भी शब्द यहाँ पर बन सकते हैं कारक विभक्ति लगाकर मैं और हम से, वो सभी शब्द किस में जाएंगे? वो सभी शब्द उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो 2 चीज यहाँ पर आपको क्लियर हुई। भाई जो उत्तम पुरुषवाचक होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका वक्ता। वक्ता का मतलब क्या होता है? यानी कि बोलने वाला। और इसमें कौन कौन से वे आते हैं सर्वनाम? इसमें मैं और हम
मुख्य रूप से ये सर्वनाम आते हैं और इसमें मैं और हम से कारक विभक्ति जोड़कर जितने भी शब्द बनाए जा सकते हैं वे सभी शब्द किस में आएंगे, वे सभी शब्द हमारे उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं। जैसे कि मैं का मेरा, मैंने, इसके बाद हम का हमारा, हमारे, हमको, हमने। क्लियर। इसके बाद जो मध्यम पुरुषवाचक होता है, मध्यम पुरुषवाचक कौन सा होता है, जो श्रोता होता है। जो कैसा होता है, श्रोता। और श्रोता का मतलब क्या होता है, जो सुनने वाला होता है। भाई एक तो बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। और श्रोता के लिए क्या आता है, श्रोता के लिए आता है एक तो तू, एक तुम, कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, और एक आते हैं इसमें आप। ये आप निज वाचक सर्वनाम वाला नहीं है, ये आप है मध्यम पुरुषवाचक वाला। और प्लस इसमें भी कारक विभक्ति, यानी कि अब कारक विभक्ति क्या, यानी कि तू से और क्या क्या बन सकता है कारक विभक्ति लगाकर। भाई तू से बन जाएगा तुझे, तू से बन जाएगा ये तुझको, तुमसे क्या बन जाएगा, तुमसे बन जाएगा तुमको, तुम्हारा। आपसे क्या बन जाएगा, आपको, आपकी। क्लियर। इसके बाद तीसरा भेद होता है इसका अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक कौन सा होता है, भाई वक्ता हो गया, श्रोता हो गया, और ये होता है जिसके बारे में बात चल रही हो, जिसके बारे में बात चल रही हो। ये कौन सा होता है, ये होता है अन्य पुरुषवाचक। कौन सा होता है, ये अन्य पुरुषवाचक होता है। कौन सा, अन्य पुरुषवाचक। इसके साथ में इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, इसमें आते हैं यह, वह, और प्लस यहां पर आती है ये कारक विभक्ति। यानी कि यह वह से मिलकर जितने भी शब्द बन सकते हैं, ये, वे। क्लियर। ये शब्द किस में आएंगे, ये सभी शब्द हमारे अन्य पुरुषवाचक में आएंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। भाई हमारा छठा भेद बच रहा था, इसको बोलते हैं हम ये पुरुषवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, इसमें जो हमने सर्वनाम के 11 शब्द पढ़े थे उसके अंतर्गत कितने शब्द आते हैं, आप कहेंगे 2, मैं और हम। सबसे पहला भेद होता है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक कौन सा होता है, आप कहेंगे वक्ता होगा ये, जो यानी कि बोलने वाला होगा। और मैं और हम इसमें सर्वनाम आएंगे। और तीसरा, इसमें जो भी मैं और हम में कारक विभक्ति जोड़कर शब्द बनेंगे वे सभी शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक। ये कौन होता है, ये होता है आपका श्रोता। और इसमें कौन आता है, इसमें आता है तू, तुम और आप। और तू, तुम, आप में कारक विभक्ति जोड़ने से जितने भी शब्द बनेंगे वे सभी शब्द किस में आएंगे, सभी शब्द मध्यम पुरुषवाचक में आएंगे। तीसरे नंबर का होता है ये अन्य पुरुषवाचक। जो ये अन्य पुरुषवाचक होता है, इसमें कौन आता है, जिसके बारे में बात यहां पर चल रही होती है। इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं, यह, वह, और ये आती है कारक विभक्ति। क्लियर हो गई बात। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल, यह चालाक है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले 3 भेदों में से कौन सा भेद होगा, यह चालाक है। बात यहां पर किसके बारे में हो रही है, यहां पर 3 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं यहां पर 3 व्यक्ति है। एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक जिसके बारे में बात हो रही है। क्लियर। मैं अपने आप को मान लेता हूं उत्तम पुरुषवाचक, मेरे सामने मध्यम पुरुषवाचक, और मेरे सामने कोई तीसरा एक व्यक्ति जिसके बारे में बात यहां पर चल रही है। मैंने कहा कि यह चालाक है। मैं बोलने वाला, वक्ता। सुनने वाला कौन, मध्यम पुरुषवाचक, और जिसके बारे में बात चल रही है वो कौन, तीसरा अन्य पुरुषवाचक। तो यह चालाक है, बात किसके बारे में चल रही है, बात
यहाँ पर तीसरे व्यक्ति के बारे में चल रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा अन्य पुरुषवाचक। इसमें क्या होगा आपका अन्य पुरुषवाचक। इसके बाद अगला, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं। इसमें किसके बारे में बात चल रही है, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं, तो बात किसके बारे में चल रही है, मेरे। और मैं कौन हूं, मैं हूं आपका वक्ता, यानी कि उत्तम पुरुषवाचक। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा आपका उत्तम पुरुषवाचक। अब यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न हमने किया, इसमें आपको एक डाउट आ सकता है कि भैया यह तो हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में भी पढ़ा था, तो वहां पर मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। सबसे पहली, यदि यह के बाद कोई सर्वनाम शब्द, यानी कि सर्वनाम के बाद सर्वनाम शब्द होना चाहिए और किसी निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान का बोध कराना चाहिए। तो क्या यहां पर यह के बाद यहां पर कोई भी सर्वनाम शब्द है, आप कहेंगे जी नहीं। तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम आप लोग कैसे बता रहे हैं, यहां पर है अन्य पुरुषवाचक, क्योंकि तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, यह चालाक है। क्लियर। इसके बाद, इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं बोलने वाला, कोई सुनने वाला, और इसे बाहर का रास्ता दिखाओ, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात चल रही है, तो इसमें भी क्या होगा आपका अन्य पुरुषवाचक होगा। इसमें भी क्या होगा आपका अन्य पुरुषवाचक होगा। इसके बाद, वह लड़की ईमानदार है। वह लड़की कैसी है, वह लड़की ईमानदार है। वह लड़की ईमानदार है, बोलने वाला, सुनने वाला, अन्य के बारे में बात, तो इसमें भी क्या होगा अन्य पुरुषवाचक। क्या होगा इसमें, अन्य पुरुषवाचक इसमें भी होगा। इसके बाद अगला आ गया ये कि ये तुम मुझे पसंद हो। क्या, तुम मुझे पसंद हो। और जो तुम मैंने बताया था, तुम सर्वनाम किस में आते हैं, आप कहेंगे भैया मध्यम पुरुष में। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात क्लियर भाई। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं आपके 3, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और एक अन्य पुरुषवाचक। इसके बाद उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है, वक्ता, यानी कि बात को कहने वाला। इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, मैं और हम, और उसमें कारक विभक्ति जोड़ने पर जो भी सर्वनाम का निर्माण होगा वो सभी शब्द किसमें आएंगे, उत्तम पुरुषवाचक में। मध्यम पुरुषवाचक श्रोता होता है, और इसमें तू, तुम और आप और कारक विभक्ति के द्वारा। अन्य पुरुषवाचक में, जिसके बारे में बात यहाँ पर चल रही हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यह, वह और कारक विभक्ति इसके अंतर्गत जितनी भी आती है वो सभी शब्द किसमें आएंगे, वो सभी शब्द हमारे अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सर्वनाम चैप्टर आपके बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसके MCQ लगाना, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।